जैसे आज आपने पहले कहा था कि सफलता से ज़्यादा फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना जिस चाहेंगे? दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था कि साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं। आप जाएँगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है? अपयश लेने की मेरी कोई ज़िम्मेवारी नहीं क्या? मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो। मैं वहां गेस्ट हाउस में गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वाला मैं नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। इससे कोई सीख जो आज आप यूज़ करते हैं? हम्म। इस इंसिडेंट से ऐसी कोई लर्निंग जो आज आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं? देखिए पॉलिटिक्स में रिस्क लेने के लिए बहुत तैयारी चाहिए जी। उसमें हर पल रिस्क लेना। जब मैं 1 लाख नौजवानों को कहता हूं कि आप आइए, हुँ, और मैं अपना समय भी उनके लिए देना चाहता हूं जो ये लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश को अगर ऐसे नौजवान मिल जाएं तो मेरा 2047 का जो एक मेरे मन में ड्रीम है वो पूरा करेंगे। हुँ, हुँ, मैं उनको मेरे लिए काम करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, हुँ, हुँ। देश के लिए काम करने के लिए कह रहा अपने पॉलिटिक्स में बुला रहे हूं। हैं। लेकिन उनको फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं वो न हो, इसलिए मैं उनका साथ खड़े रहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, चलिए दोस्तों। और लेना पाना बनने के इरादे से मत आइए। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है, उसको प्रतिष्ठा दीजिए। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा राजनीति को मिलेगी उतना राजनीति शुद्धिकरण होगा। हुँ। हम उसको निकम्मा है, गंदा है, तो फिर गंदा है तो फिर गंदा ही आएंगे। हम इसको प्रतिष्ठा दें, अच्छे लोग आने चाहिए। तो मेरी एक कोशिश है। एक बात है कि मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि और यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँ, तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आई लाइक माय जॉब। मुझे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट्स, ये मैं बहुत टाइम 20 साल से कर रहा हूँ एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय माय जॉब। और दूसरी चीज़ ये है कि एज़ समबडी हू ग्रू अप इन अ साउथ इंडियन मिडल क्लास फैमिली, बचपन से ये कहा गया था कि मेरे आगे जो ऑप्शंस हैं, डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट तब थे, अभी शायद एक स्टार्टअप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बट हम सब लोगों के लिए पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस, ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं थोड़ा और सच कहूँ इसके बारे में, वो पॉलिटिशियन बनने के बाद वो एक चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे वो पता भी नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं दूसरी तरह से देखता हूं। आपने जो अपना एनालिसिस किया वो अधूरा है। हुँ, अधूरा इसलिए है कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहां नहीं होते। हुँ,
आपका एक एक मिनट रुपये पैसों का खेल होता, वो सब छोड़ छाड़ करके दिल्ली की ठंड में आप मेरे साथ अपना दिमाग खपा रहे हो, मतलब कि आप डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इससे जुड़े हो। पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब हार जीत नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता नहीं है, वो उसका एक पहलू है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने होंगे देश में? मान लीजिए 10,000 एमएलए होंगे, 1-2 हजार यहाँ, सब लोग तो जिने, लेकिन राजनीति में सब लोगों की जरूरत होती है। दूसरा, आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी एक छोटी कंपनी में अच्छी चीज करके बदलाव लाएं, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व किसी पॉलिसी मेकर की जगह पे होगा, राजनीति में होगा, तो आप वो बदलाव पूरे देश में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है शासन व्यवस्था में कि आप नीतियां बना सकते हैं, नीतियों को एग्जीक्यूट करके आप स्थितियां बदल सकते हो, और अगर सही दिशा में हो और नेक ईमानदारी से करते हो तो आपको परिणाम नजर आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा आप मुझे गाइड कीजिए, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं राजनीति में अगर आप कोई अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। और सर, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा तो आई साउंड लाइक एन इडियट। इसके लिए शायद बहुत सारे मोर एक्सपीरियंस लोग हैं। बट इफ़ आई गो बैक टू फेलियर, क्या आप और दे सकते हैं? और उनसे आपने क्या सीखा फ्रॉम फेलियर्स? बचपन में भी हो सकता है, सीएम के टाइम में, पिछले 10 साल में। वैसे मुझे सेटबैक तो बहुत आए हैं। अब जैसे मैं छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, और हमारे राज्य में शायद कोई सैनिक स्कूल शुरू हुआ। अब मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तो अखबार पढ़ना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था, कोई था बस पढ़ना मतलब पढ़ना। तो मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में चला जाता था। तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा, तो फिर शायद उस समय 1 रुपया का मनी ऑर्डर करके वो सारा मंगवाया मैंने। अब वो सब अंग्रेजी में इतना बड़ा आया, अब हमें कुछ आता नहीं था। तो मेरे यहाँ एक रासबिहारी मणियार करके हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे,
लेकिन मेरे घर से कोई 300-400 मीटर दूरी पर रहते थे। तो जाते आते उनका घर देखते थे और हम उस बचपन में तो बहुत बड़े लगते थे हमें। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता है, अगर कोई मुझे समझाए तो। अब वो बड़े दयालु थे। तो कहा तुम चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो उन्होंने सारा देखा और मुझे कहा देखिए ये स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ऐसा उसका एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, पास होता है वगैरह, जाते हैं। बाद में मैंने मेरे पिताजी को कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हाँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। अब वो मेरे मन में पता नहीं, एक सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी चीज होती है देश के लिए, नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद वो पहला ही मेरे मन में एक सेटबैक आया हम्म, कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। यानी जीवन में मैं से एक एक चीज देखूं। हम्म, मुझे याद है, मैं मेरे मन में इच्छा थी एक साधु जीवन जीने की इच्छा बड़ी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हम्म, और मेरा पहला प्रयास तो था कि मैं रामकृष्ण मिशन में अपने आप को जोड़ूं। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने जो 100 साल उनके जीवन रहा, हम्म, अभी स्वर्गवास हुआ, हम्म, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, क्योंकि मैं उनके पास रहा। हम्म, लेकिन रामकृष्ण मिशन के कुछ नियम थे, मैं उस क्वालिफिकेशन में बैठता नहीं था, तो मैं वहाँ फिट नहीं हुआ, हम्म, तो मुझे मना कर दिया गया। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मेरे लिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं सेटबैक ही था मेरे जीवन में, ऐसे ही भटकता रहा, फिर और कहीं कुछ संतों महंतों को ढूंढता रहा। हम्म, वहां भी कुछ सफलता नहीं मिली, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ। तो फिर लौट के आ गया। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, तो मुझे हम्म। इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं ऐसे। और ये सेटबैक्स ने आज आपकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले किया है, जैसे आपकी पर्सनालिटी आज है, और उनसे आपने क्या मैं सीखा? बताता हूँ। मैं जब आरएसएस में काम करता था, तो उस समय एक नई नई एक पुरानी जीप ली आरएसएस वालों ने। तो मुझे ड्राइविंग आता था, यानी सीखा था मैं नया नया। अब मैं ट्राइबल बेल्ट में हमारे एक संघ के अधिकारी को लेकर के ट्रैवल कर रहा था। तो उकाई डैम से हम वापस आ रहे थे, तो काफी ढलान थी। तो मैंने सोचा पेट्रोल बच जाएगा, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी और जाएगा नीचे, गाड़ी तो चली जाएगी। मुझे ज्ञान नहीं था कि इसके कारण मेरी मुसीबत कैसी आएगी। व्हीकल अनकंट्रोल हो गया, ब्रेक लगाए तो भी मुसीबत थी, क्योंकि तेज गति एकदम से पकड़ ली। मशीन बंद किया हुआ था तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। बच गए, लेकिन मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। हम्म, तो मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि अनुभवों से ही जिंदगी का जितना ज्यादा संवरना होता है, वो अनुभव से होता है जी। और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं एक कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हम्म, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजन, इज देयर अ रीजन कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है।
बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों? आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट हैं कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मैं मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, हुँ, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है। बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। हुँ, जो लोग कंफर्ट जोन से, इवन इवन एक बड़ा उद्योगपति भी हुँ, अगर रिस्क नहीं लेता है, हुँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, हुँ, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, हुँ, तो काल क्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। हुँ, उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। हुँ, रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है, हमेशा हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। हुँ। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज़्यादा रिस्क ले सके, ही डज़ बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, हुँ, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है हुँ, कि मुझे परवाह ही नहीं है। हुँ, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। हुँ, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है, हुँ। उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन में आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो। अगर आज आपके दिन में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचे, ज़ीरो फ़ियर, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एक ऐसा डिसीज़न लें, जो आप अदरवाइज़ नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्ट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज़ क्या होती? कि शायद मेरी और विधाएं समाप्त हो चुकी हैं। वन लाइफ वन मिशन जैसा हो गया है, इसलिए शायद मुझे। लेकिन एक चीज मैं पहले करता था, जो कभी कभी मेरा मन अभी भी करता है। मेरा एक कार्यक्रम होता था और मैंने उसको नाम दिया था, मैं मुझको मिलने जाता हूं। मैं मुझको मिलने जाता हूं, हुँ, यानी कभी कभी हम खुद को ही नहीं मिलते। दुनिया को तो मिलते हैं, हुँ, खुद को मिलने के लिए समय ही नहीं है। हुँ, तो मैं क्या करता था, साल में कोई समय निकाल के 3-4 दिन मेरी जितना जरूरत है उतना सारा लेकर के चल पड़ता था और उस जगह पे जाके रहता था जहां कोई मनुष्य ना हो। कहीं पानी की सुविधा मिल जाए, बस ऐसी जगह में ढूंढता था, जंगलों में कहीं। हुँ, उस समय तो ये मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ था ही नहीं, अखबार वगैरह कुछ सवाल नहीं उठता था। तो वो जीवन का मेरा एक अलग आनंद होता था, हुँ, वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ। हुँ। और उस दौरान आपने कुछ सीखा अपने बारे में कि जब आप अपने साथ थे, अकेले में फिलॉसफी में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन लाइफ इज व्हाई एम आई हाउ आई एम। क्या आपने कुछ सीखा अपने बारे में इन दैट टाइम कि आप ऐसे क्यों हैं? अपने आप में खो जाना, बस यही एक बात है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ इससे क्या हुआ। हुँ, शायद 80s का कालखंड होगा। मैंने तय किया कि मैं रेगिस्तान में रहूंगा, तो मैं चल पड़ा।
लेकिन रेगिस्तान में मैं भटकता ही गया, लेकिन एक दिया दिखता था, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था। तो कोई मुझे एक कैमल वाला मिल गया। हम्म, बोले, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा, भाई मैं रेगिस्तान में अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, वो जो सामने लाइट दिखती है वो एक आखिरी गांव है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, रात को वहां रुक जाना और सुबह फिर कोई वहां से तुम्हें मिल जाए तो मुझे ले गया। कोई गुलबेग करके मुस्लिम सज्जन थे, उनके यहाँ ले गया। अब वो छोटा सा गांव धोरडो, जो पाकिस्तान की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, होता है 20-25 घर और सभी मुस्लिम परिवार। तो आतिथ्य सत्कार तो हमारे देश में है ही है। उनका, भाई बच्चे तुम आओ भाई। मैंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है। तो बोले, नहीं जा सकते रेगिस्तान में भी। तो तुम्हें अंदाज है माइनस टेम्परेचर होगा, तुम कैसे रहोगे वहां? अभी रात को यहाँ सो जाओ, तुम्हें सुबह दिखाएंगे। खैर रात को मैं उनके यहाँ रुका, उन्होंने खाना वाना खिलाया। मैंने कहा, भाई मुझे तो अकेले रहना है, कोई चाहिए नहीं मुझे। बोले, तुम अकेले रह ही नहीं सकते, तुम्हें यहाँ एक हमारा छोटा सा झोपड़ी है, तुम वहां रहो और उस दिन में चले जाना तुम रण में, रात को वापिस आ जाना। मैं गया, वो वाइट रण था और कल्पना बाहर का। वो एक दृश्य ने मेरे मन को इतना छू लिया। जो चीजें मैंने मेरे हिमालयन लाइफ में अनुभव की थी, बर्फ की चट्टानों के बीच में जिंदगी गुजारना, यहां मैं वो ही दृश्य अनुभव कर रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आता था। लेकिन वो जो दृश्य मेरे मन में था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहां एक रणोत्सव बड़ा इवेंट बना दिया और आज वो टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है और अभी ग्लोबली बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 इनाम मिला है उसको। अगर सोचिए कि कल आपके ज़िंदगी में एक ऐसा इवेंट हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, तो पहला कॉल आपका किसको हो जाएगा? ऐसा है कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग 5 या 6 लोग मारे गए, काफी लोग इंजर्ड हुए। तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं। टू लूज अ पेरेंट, जैसे आप यू लॉस्ट अ पेरेंट रिसेंटली, आई लॉस्ट माई डैड रिसेंटली, आपने मुझे खत भी लिखा था, थैंक यू, वेरी काइंड। आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, द फर्स्ट थॉट इन माय माइंड वाज गिल्ट, कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने जाके और टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया उनके साथ, व्हाई डिड आई पिक मे बी वर्क, मे बी दिस दैट और द अदर ओवर हिम। जब आपकी लाइफ में ये इवेंट हुआ तो आपने क्या सोचा?
ऐसा है कि वैसा मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में घर छोड़ चुका था। तो घर के लोगों ने भी मान लिया था कि ये हमारा नहीं है। मैंने भी मान लिया था कि मैं घर के लिए नहीं हूं। तो मेरा जीवन वैसा रहा। इसलिए उस प्रकार का अटैचमेंट किसी को भी फील होने का कारण नहीं था। लेकिन जब हमारी माताजी का 100 साल हुआ, तो मैं माँ को पैर छूने के लिए गया था। अब 100 साल की उम्र, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ भी पढ़ा वो ज्ञान नहीं था, यानी अक्षर ज्ञान नहीं था। तो मैंने जाते जाते कहा कि माँ, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ने इस माँ को क्या कुछ नहीं दिया होगा, क्या विशेषता होगी। तो कभी लगता है कि मैं इस के पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। तो कमी महसूस होती है कि ऐसा मेरा संवाद बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं जाता था साल में 1-2 बार। अच्छा, माँ कभी बीमार नहीं हुई माँ को, और कभी जाता था तो भी पूछती थी मुझे कि भाई तुम्हें काम होगा, जाओ जल्दी तुम। अरे इस प्रकार का उनका नेचर था। तो सर मैं पॉलिटिक्स में फिर से आ रहा हूँ। पहले आपने बताया कि पॉलिटिक्स डर्टी नहीं है। हिस्ट्री ने बताया कि पॉलिटिशियंस शायद पॉलिटिक्स को डर्टी बनाते हैं, एंड दिस इज स्टिल द प्लेस फॉर आइडियलिस्टिक पीपल इफ दे वांट टू चेंज द इकोसिस्टम। दूसरा सवाल, पैसे इन पॉलिटिक्स। अगर हम टू द यूथ ऑफ द कंट्री वी से जॉइन पॉलिटिक्स, उनके दिमाग में सेकंड प्रॉब्लम जो आता है कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए और ये हमारे पास नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में स्टार्टअप इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जब हमें एक आइडिया आता है, हम दोस्तों से, फैमिली से पैसे लेते हैं, इसको हम सीड राउंड कहते हैं। पॉलिटिक्स में ये कैसे होगा? मुझे बचपन की घटना याद है। मेरे गांव में एक डॉक्टर बसंत भाई परीख थे। अच्छे डॉक्टर थे, आंखों के, और सेवाभावी थे, अच्छे ऑरेटर भी थे, और हिंदी में अच्छा बोलते थे, वो गुजराती भी ऐसा बोलते थे। उन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तय किया, और हम सब वानर सेना जिसको कहे, बाल सेना, वो भी झंडा लेके घूमते थे। मोटा मोटा मुझे याद है, उन्होंने लोगों से 1-1 रुपया लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और फिर उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिसाब दिया था कि कितना पैसा मिला, और शायद वो 250 रुपया खर्च हुआ था उनका चुनाव में, और बहुत कम वोट से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि समाज सत्य को नहीं जानता है। आप में धैर्य चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट का भाव नहीं चाहिए कि मैं इतना करता हूं तो मुझे वोट मिलने चाहिए, फिर आप सफल नहीं होते जीवन में। इसलिए मैंने कहा, राजनीति को, ये जो चुनाव, एमएलए, एमपी,
इसी में बांध करके रखा है, बाहर निकले। हम समाज जीवन के साथ जुड़े हुए किसी भी काम से लग जाएं, वो राजनीतिक प्रभाव पैदा करता ही करता है। कोई अगर एक छोटा सा आश्रम भी चलाता है, बच्चियों की शिक्षा का काम करता है, स्वयं चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन उसके प्रयासों का एक परिणाम होता है कि राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। और इसलिए राजनीति को बहुत बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है। और कभी कभी तो मैं कहता हूं, डेमोक्रेसी में वोटर स्वयं भी इन ए वे पॉलिटिशियन है। वो अपना वोट देता है तब अपना माइंड अप्लाई करता है, इसको दूं इसको न दूं। जिसको न दूं उसके प्रति उसके मन में कोई भाव पड़ा है, जिसको दूं उसके लिए मन में भाव पड़ा है। इसलिए डेमोक्रेसी में मेरे केस में मैं अनुभव करता हूं कि मुझे, भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस पे होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ने के लिए खपा रहता था। किसको वक्तृत्व स्पर्धा कैसे करनी, प्रेस नोट कैसे लिखना, मास मोबिलाइजेशन कैसे करना, मैं एक एक चीज में लगा रहता था। मैं फलाने ढिकना भाई ऐसा वो फलाना है, उस चक्कर में नहीं पड़ता था। और यहां भी आपने देखा होगा, जब मैं गुजरात में था, जैसे मेरे सामने विषय है, मैं नया मुख्यमंत्री बना था, तो मेरे सामने एक काम था भूकंप का। तो मैं भूकंपग्रस्त इलाके में गया, आकर के मैंने अफसरों की मीटिंग की, उनको पूछा, मैंने कहा भाई तब तक भूकंप को 9 महीने हो चुके थे, मैं अक्टूबर महीने में गया था। तो उन्होंने कहा साहब मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा भाई ये मार्च महीना तुम्हारे दिमाग में जो ये सरकारी जो ईयर है बजट के कारण, फाइनेंशियल ईयर, उससे बाहर निकलो। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे, क्योंकि देश 26 जनवरी को आकर के देखेगा कि एक साल में क्या हुआ। तो हमारा टारगेट, इसलिए मैंने कहा मुझे दिसंबर एंड का टारगेट दो। तो अफसरों ने, फिर मैंने कहा कि चलिए भाई 43 तालुका थे, मैंने कहा हर अफसर एक तालुका का इंचार्ज, और आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हो, जाइए और वहां मुझे काम करके दिखाइए। फ्राइडे को जाना है, मंडे को मैं पूछूंगा क्या किया। सब जाकर के वापस आए, पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में कहते साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये नियम ऐसा है कि मैंने कहा नियम किसने बनाया? तो बोले हमने बनाया। मैंने कहा अब आपको जमीन पर गए तो आपको पता चला कि सामान्य मानवी की मुसीबत क्या है। मैंने कहा अब नियम बदलो, और सारे नियम उन्हीं लोगों ने बदले और तेजी से काम हुआ। और जब जनवरी महीने में देश भर के, दुनिया भर का मीडिया वहां गया तो उसने लगा कि भाई, तो अब मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं टीम स्पिरिट से सबको मोटिवेट करते हुए एक परिणाम की तरफ ले जा। मैं अनुभवी नहीं था, मैं नया था, मुझे सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। मैं यहाँ दिल्ली में आया तो दिल्ली में मैंने मेरे सचिवों को एक दिन बुलाया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, आप करोगे काम? बोले नहीं, आप सब बताइए जो। मैंने कहा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए। तो उनको लगा ये प्राइम मिनिस्टर छुट्टी क्या? मैंने कहा लेकिन छुट्टी में काम करना है। आप जब आईएएस अफसर बने और पहली जो जॉब की थी जिस गांव में, वहां जाइए, 2 रात वहां रुकिए,
अपने बच्चों वगैरह ले गया और अपनी पत्नी को, बच्चों को बताइए कि भाई इस ऑफिस में मैं बैठता था, यहाँ पंखा भी नहीं था, एम्बेसडर गाड़ी एक थी तो 4 लोग जाते थे, सारा दिखाओ और फिर आगे के हम बात करेंगे। गए सब लोग, आए, मैंने कहा साहब आप हो आए? बोले साहब हो आए। पुराने लोग मिले? बोले मिले। मैंने कहा मेरा आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है आपको। जिस जगह पर आप गए, नौकरी की शुरुआत की थी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप तो वहां से यहां पहुंच गए। 25 साल पहले जो गांव था वैसा ही है कि बदला हुआ है? उनको सबको चोट पहुंची। उनको लगा हाँ साहब वो तो वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? तो मैंने उनको कुछ बुरा भला नहीं कहा, मैंने उनको मोटिवेट किया, रियलिटी से परिचित करवाया, उनको उस दुनिया को ले गया मैं वापिस 25 साल पहले। तो मेरा काम करने का तरीका, मुझे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना पड़ता, किसी को डांटना नहीं पड़ता है। मैं इसे इन तरीकों से काम लेता हूं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेसेस में जब साइकिल अच्छा चल रहा हो तो लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं।